हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई थिंक हम लोग अच्छे होंगे। और ये हमारा DIS का नेक्स्ट टेस्ट पेपर है। ये 9 नंबर है। ये GS फुल टेस्ट है प्लस करंट अफेयर्स सितंबर मंथ के इसमें इंक्लूड है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं रिसोर्स UPPSC का वीडियो। और हम बात कर रहे हैं DIS के टेस्ट पेपर की। मैंने इसके पहले कम से कम 50 टेस्ट इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो जो भी नया एस्पायरेंट है जुड़ रहा है वो पूरे चैनल को अच्छे से चेक कर लीजिए। कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, कुछ वीडियोस की भी प्लेलिस्ट नहीं भी बनी है। तो मैंने सोचा चलो आप बता दें। आज बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा अच्छा कमेंट भी आया और आपका बहुत प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं अब इसके जस्ट बाद UPPCS का भी टेस्ट पेपर पूरा अपलोड करूँगी, क्योंकि RO का तो आपका फरवरी में हो जाएगा। फरवरी के बाद में फिर मार्च में आपका UPPCS का एग्ज़ाम है, तो मैं उसके टेस्ट पूरे अपलोड करूँगी। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें। चलिए हम बात करते हैं टेस्ट पेपर की, अपना समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन अभिलेख में शामिल किया जाता है। ऑप्शन है केवल दृश्य व्यापार के विवरण को, B केवल अदृश्य व्यापार के विवरण को, C एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य घटाकर अवशेष, तथा D ऑप्शन आपका A तथा C दोनों। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है व्यापार संतुलन अभिलेख। देखिए ये कह रहे हैं कि किसी देश के व्यापार संतुलन से तात्पर्य एक निश्चित समयावधि में उस देश द्वारा माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य घटाकर अवशेष से है। तो इसमें केवल वस्तुओं के आयात निर्यात का विवरण होता है, सेवाओं का नहीं। अर्थात व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य व्यापार से होता है। तो D ऑप्शन हो जाएगा आपका A तथा C दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP को किस समिति के सुझाव पर समाप्त कर दिया था। ऑप्शन है केलकर समिति, B KG दास गुप्ता समिति, C SVS राघवन समिति या D तारापुर समिति। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP KG दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर 1970 में लागू हुआ था। ठीक है, और वह SVS राघवन समिति 2000 के सुझाव पर समाप्त कर दिया गया। कह रहे हैं कि जब ये आपका समाप्त कर दिया गया, MRTP के स्थान पर फिर 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। तो C ऑप्शन हो जाएगा SVS राघवन समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि साख मुद्रा में वृद्धि होती है जब नगद कोषानुपात CRR डैश, ऑप्शन ए घटता है, B बढ़ता है, C A तथा B दोनों संभव है, D उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कह रहे साख मुद्रा में वृद्धि होती है जब, तो इसमें वृद्धि होती है आपकी नगद कोषानुपात CRR किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग होता है जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। इसकी दर जितनी कम होगी बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी अधिक होगी। तो ऑप्शन ए है आपका घटता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पाए। देखिए CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और रिवर्स रिजर्व रेशियो थोड़ा सा मैंने उस दिन बताया था। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। आगे मतलब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सूची दी गई है। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। तो कह रहे हैं इनको सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में 100 संस्थान है और सूची सेकंड में उनकी स्थिति है। ठीक है, देखिए कह रहे राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान धनबाद, B केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, C जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु, D पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र चंडीगढ़। अब हमें बताना है, इनको सही सुमेलित करना है कि कौन सा शोध संस्थान किस जगह पर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जब तक बताती हूँ आप पहले अपने स्तर से ज़रूर सोचिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या सही होगा। इसके बाद मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट नंबर है ना राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका हैदराबाद में पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो स्थिति है वो हैदराबाद। सेकंड नंबर आता है आपका केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान, ये आपका पड़ेगा धनबाद में। ठीक है, इसके बाद में जो आता है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये आपका पड़ेगा बेंगलुरु में, यानी कि D3 और C4। देख लेते हैं इससे कौन सा हमारा कोड सही निकलता है। देखिए सबसे पहले तो C4, अब C4 दो जगह दिया है, D3 इसमें दिया है। ठीक है, तो हमारा B ऑप्शन यहाँ पर सही कोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझाता जाता है। ऑप्शन है अल्प बेरोजगार, बी मौसमी बेरोजगार, सी संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर पहले दीजिए आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। देखिए सामान्य रूप से बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य में न लगे होने से है। ठीक है, एक व्यक्ति जो कोई भी उत्पादन न करना चाहे अथवा जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, हाँ, उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। अल्प बेरोजगार वे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है किंतु उनकी क्षमता अनुसार पूरा काम नहीं मिलता। तो अल्प बेरोजगार ए ऑप्शन में आपको इन्होंने थोड़ा बता दिया। तो सारे ऑप्शन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको सारा जो तीनों ऑप्शन है इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है जिसे समझा जाता है तो वो है आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका कोई भी आंसर इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंध किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 361, बी अनुच्छेद 395, सी अनुच्छेद 393 या डी अनुच्छेद 394 का। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए जो ये कह रहे हैं ना कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंध किया गया है, तो ये आपका भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 के तहत किया गया है या दिया गया है। ठीक है, इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। आपका जो अनुच्छेद 361 है इसके बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है। 395 में भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है। इसमें भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समापन या निरसन का प्रावधान दिया गया है। तो इस तरीके से चारों आर्टिकल के बारे में जो चारों आपके ऑप्शन उनके बारे में बता दिया, और जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा फिलहाल सी। खैर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही कि नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। कारण आर 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं, कोड आपको पता है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए देखते हैं, पहले आप अपने इस तरह से चेक कीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर जो है वो गलत है। जो यहाँ पर दिया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया था। देखिए संविधान का जो भाग 20 है अनुच्छेद 368 जिससे संविधान संशोधन किया जाता है, तो 368 से संबंधित है। संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा करने पर बाध्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ना कि राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, तो बाध्य है तो ये 24वें है ना कि 42वें, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसको आप यहाँ पर एक पॉइंट बना करके, जैसे कोई कॉपी हो, मैं तो ऐसे पॉइंटर्स में चीज़ों को ऐसे नोट कर लेती हूँ और सामने लिख लो कि संविधान संशोधन पर अगर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। बस क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि जो बुक में पढ़ते हैं वो नॉर्मली ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, जब उन्हीं भाषाओं को आगे पीछे करके उनके क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो फिर सोचने में मजबूर कर देते हैं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन और ऐसी बातें और ऐसे फैक्ट हमें लक्ष्मीकांत में नहीं मिलते हैं। लक्ष्मीकांत में नॉर्मली जो चीज़ें वो दी गई हैं पूरी पॉलिटी से वो मिलती हैं, पर जो ये क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करते परेशान करते हैं, जो भाषा आती है ये हमें इसी से पता चलता है, टेस्ट सीरीज से। जब एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से दे दिया, ऐसा तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये ऐसे ही काउंटर क्वेश्चन करने से, चीज़ों को देखने से ही समझ में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। ऑप्शन ए ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, बी ये स्वतः लागू होते हैं, सी ये गैर न्यायोचित होते हैं, डी ये समाजवादी प्रकृति के होते हैं। देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देना कि असत्य जो है वो बताना है यहाँ पर। ठीक है, ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, ये स्वतः लागू होते हैं।
तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का उल्लेख दिया गया है या किया गया है ना, पता ही है। और ये आपका आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। इनकी प्रकृति सकारात्मक है। ये राज्य नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखते हैं। जब राज्य कोई नियम बनाता है तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाते हैं, ठीक है। यहाँ जो इन्होंने कहा कि ये स्वतः लागू होते हैं, तो ये स्वतः लागू नहीं होते, इन्हें लागू कराया जाता है और समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, ये समाजवादी प्रकृति के भी होते हैं। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है ये आपका कथन असत्य है। अच्छा, आपको एक ये लाइन आपको शायद जो नया व्यक्ति जुड़ रहा है, जो भी नया एस्पायरेंट्स है, एक दो बार अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी दिक्कत कर रही होगी कि ये गैर न्यायोचित होते हैं का मतलब क्या है। इसका मतलब है, बहुत सारे लोग पढ़ के बता देंगे कि इन्फोर्सिएबल है, नॉन इन्फोर्सिएबल है। देखो, इनको आम भाषा में समझो, जो हम लोग यूज़ करते हैं भाषा घरों में वैसी। जैसे आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो वो जब आपके अगर कोई है आपको परेशान कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा है, आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हो, ठीक है। पहले तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ही दिया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से जाके आप बोल सकते हो कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं या मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा। जो डीपीएसपी है, अगर इनमें से किसी चीज़ का हनन होता है तो आप क्या नाम है कि न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि ये राज्य के ऊपर है कि राज्य लागू करेगा, राज्य के पास उतने संसाधन होंगे तो वही यहाँ पे भाषा देगी कि ये गैर न्यायोचित है, मतलब आप इनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए आप न्यायालय जा सकते हो। आई थिंक कि मैं समझा पाई हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं आया तो आप फिर बताइएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर के.एम. मुंशी, सी जे.बी. कृपलानी या डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आरओ में क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल आते हैं, बट ठीक है, ज़्यादा यूपीएससी के तरीके भाषा पे नहीं खेलते हैं। और सबको पता होगा ये बात जो कही थी वो आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ही कही थी, ठीक है, क्योंकि वो पूरे चीज़ों को जांचते हैं, परखते हैं। अगर उन्होंने वहाँ कोई गड़बड़ी की तो ये पूरे देश के लेवल पे मतलब कमी हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी और है भी, उसकी इम्पोर्टेंस होती भी है महालेखा परीक्षक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सेकंड, किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 31 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी, कूट है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है, या ये प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके तहत संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया जो 9B है। अनुच्छेद 243ZH से 243ZT जोड़ा गया और इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बता दिया, ठीक है, मतलब बना दिया, सॉरी। तो अब आपको ये समझना है कि सहकारी समितियां बनाना आपका मौलिक अधिकार भी है ना। तो ये कह रहे कि इसमें से कौन सा से असत्य है, तो असत्य आपका ये है जो कह रहे किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 31 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, किसी भी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। 31 इन्होंने गलत बताया, 21 से अधिक नहीं होगी। तो बी ऑप्शन है ये आपका जो यहाँ पर असत्य है, और जो ये संख्या है ये आपकी 21 है, ना कि 31, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जन घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन है वाराणसी, बी गाजियाबाद, सी गौतम बुद्ध नगर या डी लखनऊ। कह रहे हैं जन घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है, ठीक है, घुमा के पूछा है तीसरे स्थान पर, वरना पहला स्थान पूछते तो हर कोई बता ही देता है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जन घनत्व गाजियाबाद, इसके बाद वाराणसी और इसके बाद लखनऊ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि रामगंगा नदी गंगा में किस जिले में मिलती है। ऑप्शन ए बिजनौर में,
बी कन्नौज में, सी लखीमपुर में, या डी पीलीभीत में। इसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पहले दे दिए हैं, बाकी जीएस के क्वेश्चन और टर्न बाय टर्न दे दिए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि गंगा जो है वो यूपी में बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है ना। तो और उसके पहले वो उधर बहती रहती है जहाँ से उसका पूरा फ्लो बना हुआ है। तो ये बात कर रहे हैं कि राम गंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। हमने बात की है कि गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, मतलब बिजनौर से उसकी एंट्री है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, लेकिन जो राम गंगा है वो गंगा नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, और राम गंगा नदी बिजनौर जिले में प्रवेश करती है तथा कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, राम गंगा भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है, लेकिन ये कन्नौज के पास में आकर मिलती है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूज अगर हो तो गलत आंसर लगा दे। वो तो चाहते हैं राम गंगा कन्नौज, गंगा बिजनौर। तो आपको ध्यान रखना है, अगर राम गंगा की बात हो रही है तो कन्नौज, और गंगा तो बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ऑप्शन ए रिहंद बांध परियोजना, बी राजघाट बांध परियोजना, सी गंडक परियोजना, या डी इनमें से कोई नहीं। और पता है आपको कि एमपी यानी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, है ना। बहुत सारे ज़िले उसको टच करते हैं। तो राजघाट परियोजना आपकी बेतवा नदी पर स्थित है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रिहंद, हम बात कर रहे हैं इसकी, रिहंद बांध परियोजना जो है वो रिहंद नदी पर स्थित है, ये पिपरी में है। फिर आ जाते हैं गंडक परियोजना आपके उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना। मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन लगाती रहती हूँ, तो आप उसको भी देखते रहिए करिए। अगर वो आ जाता है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, बट उससे क्या है कि क्वेश्चन की क्लैरिटी खूब होती रहती है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजघाट परियोजना। ठीक है, राजघाट आपके उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, और गंडक आपके उत्तर प्रदेश प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट संग्रहालय है और ये सूची सेकंड स्थिति और स्थान है। ठीक है, ऑप्शन ए लोक कला संग्रहालय लखनऊ, बी भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी, सी राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, डी रानी महल संग्रहालय झांसी। देख लेते हैं इनकी स्थिति कहाँ है। देखिए यहाँ पर जो आपका लोक कला संग्रहालय है ना, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। जो भारत कला भवन संग्रहालय वो आपका वाराणसी में है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में है, और रानी महल संग्रहालय आपका झांसी में है। तो यहाँ पर कोई भी मिसमैच नहीं है, सबकी स्थिति सही है। इस तरीके से देखेंगे तो A1, B2, C3, D4 यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चूने के पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लोएस मैदान, बी संप्राय मैदान, सी कास्ट मैदान, या डी ग्लेशियर मैदान या ग्लेशियल मैदान। ठीक है, तो देखिए चूने के पत्थर की चट्टानों के घुलने से जिस मैदान का निर्माण होता है या जो मैदान बनते हैं उन्हें हम कास्ट मैदान कहते हैं। ठीक है, लोएस मैदान आपका हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू से निर्मित होता है। संप्राय मैदान आपका समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है उन्हें कहते हैं। अब रही बात आपकी ग्लेशियल मैदान, तो ग्लेशियर होना चाहिए। ये आपका हिम मतलब वही बर्फ़ के जमाव से निर्मित होते हैं। जब बर्फ़ खूब जम जाती है ना, हम बोलते हैं ये पहाड़ है तो उनके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, उसे ग्लेशियर बोलते हैं। तो आपको 3 ये पता चल गए, और चौथा इसका ये आंसर है, कास्ट मैदान होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सोलफ तारा क्या है। ऑप्शन है गंधक रहित धुआंरा, बी एक प्रकार का पुच्छल तारा, सी गंधक युक्त धुआंरा, या डी बौना तारा। सोल्फ तारा कह रहे हैं, ये सोलफ तारा। तो जो ये क्या है पूछा है, देखिए धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं। इनसे गैस और जलवाष्प निकलती है, और गंधक युक्त धुआंरे को सोल्फ तारा कहा जाता है। ठीक है, अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका गंधक युक्त धुआंरा। ठीक है, कहाँ, अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विषुव वह स्थिति है जब, ऑप्शन ए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, बी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, सी
सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। विषुव आपने नाम सुना ही होगा। देखिए, विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन व रात बराबर होते हैं। वैसे दिन और रात छोटे बड़े भी होते हैं ना, तो जब ये विषुव वाली स्थिति आती है तो दिन और रात बराबर होते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी एरोसोल, या डी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यहाँ पर ये 2-3 क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। एक तो पूछते कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है, एक पूछते कारक है, तीसरा पूछते हैं कि कौन सी गैस कौन सी गैस उत्तरदायी है, चौथा पूछते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा किस गैस का योगदान है। तो इन चारों चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं कि कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है फिलहाल। देखिए, एरोसोल हवा में लटके तरल या ठोस कण होते हैं जो 1 से 10 माइक्रोन आकार के होते हैं, और ये सूर्य विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। और इनकी उत्पत्ति ताप, बिजली घरों, स्वचालित मोटर वाहनों तथा घरों में जीवाश्म ईंधन, लकड़ी उपले आदि के दहन के फलस्वरूप होती है। तो आंसर तो आपका सी है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है आपका, तो एरोसोल हो गए। लेकिन ये क्या क्या काम करते हैं, ये तो भाषा होगी किताब की। कह रहे हैं कि जब ये एरोसोल के कण, जैसे कि कहीं आप देखते हो ना, ईंटें पकाने वाले भट्ठे होते हैं, वहाँ से जो राख निकलती है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे, 1 से 10 माइक्रोन आकार के होते हैं। ये सब जगह उड़ते रहते हैं। तो ये जब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं तो जो सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, तो वो क्या करती हैं कि ज़्यादा मात्रा में रुक जाती हैं और गर्मी और ज़्यादा पैदा हो जाती है ना। एल्बिडो का मतलब क्या होता है कि विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करती हैं। यानी कि सूर्य की किरणें जितनी मात्रा में आती, मान लो 100 सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो उसमें से कुछ वापस चली जानी चाहिए, लेकिन इनके कारण वो यहीं रुक जाती है और यहाँ गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग सबको बढ़ाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहती, पर मैं मोटा मोटा सोचती हूँ कि बता दूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। नेक्स्ट है कि सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए कला, बी विज्ञान, सी पर्यावरण, डी शांति। अब कुछ कुछ ऐसे पुरस्कारों की मतलब शुरुआत हुई है जिनका नाम हम ज़्यादा नहीं सुनते, तो हमें नहीं समझ में आता। एक होता है जैसे ओलिम्पियो करके होता है, एक कुछ और होता है, अभी एक थोड़ा सा सासाकावा हो गया। तो ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपका जो सासाकावा के बारे में बात हो रही है, ये यूएनईपी द्वारा 1986 से पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाता है। ये व्यक्ति या संस्था दोनों को प्रदान किया जाता है। मान लो कोई संस्था काम कर रही है तो उसको भी प्रदान किया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी प्रदान किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है। यूएनईपी आपकी संस्था है। यूएनईपी के बारे में आई थिंक आप सबको पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए की गई थी। ऑप्शन है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, बी ग्रीन पीस, सी ट्रैफिक, या डी IPCC। अमेरिका द्वारा अलास्का में, है ना। तो देखते हैं। देखिए, ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी, और यह तात्कालिक रूप से अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए स्थापित की गई थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा हो गया, और इसका मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। तो बी हो जाएगा आपका ग्रीन पीस। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिल्वीकल्चर है। ऑप्शन है फसल प्लस फल प्लस वृक्ष, बी फसल प्लस ईंधन का पेड़, सी पेड़ प्लस चारागाह प्लस पशु, डी फसल प्लस फल प्लस ईंधन का पेड़। तो देखते हैं सिल्वीकल्चर क्या है। ये आपका है फसल प्लस ईंधन का पेड़। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सिल्वीकल्चर का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑयल जयपर क्या है। ऑप्शन है वायरस, बी बैक्टीरिया, सी कवक, या डी कच्चा तेल। ऑयल जयपर की बात हो रही है, तो ऑयल जयपर एक ऐसे 5 बैक्टीरियों के समूह को दिया गया नाम है जो कच्चे तेल एवं तेलीय पंख को तीव्रता से अवक्रमित कर देते हैं। इस समूह के बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं तथा उसे CO2 और H2O में रूपांतरित करते हैं।
काफ़ी अलग सा नाम है, तो ऑयल जैम्पर इसे कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बैक्टीरिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन है असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। सेकेंड, इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। तो यहाँ कूट दिया गया। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता पता है। और असम घाटी में ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े छोटे नदी द्वीप भी मिलते हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी शामिल है। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो इसका सी ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन है वुलर झील गोखुर, सेकेंड है वेम्बनाथ झील वेलिंगटन द्वीप, सी लोनार झील क्रेटर लेक, डी या तो सभी सही सुमेलित है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि एक सही सुमेलित है, वो हो जाएगा आपका डी। वुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में है, ना कि गोखुर में। वेम्बनाथ आपको पता ही है। और हाँ, वुलर झील मीठे पानी की झील है। वेम्बनाथ झील आपके केरल में स्थित है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता आयोजित होती है। लोनार झील आपको पता ही है कि ये महाराष्ट्र में, और ये क्रेटर झील है जो उल्कापिंड गिरने से बनी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। देखिए, जो ये कह रहे हैं ना कि वुलर झील गोखुर, तो जम्मू कश्मीर में है, और झेलम नदी पर बनी गोखुर झील यहीं पर है। ठीक है, तो सभी सही सुमेलित हो जाएंगे, वो गलत नहीं है, सही सुमेलित है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। ऑप्शन है सदाहरित वनों को, बी आर्द्र भूमियों को, सी मैंग्रोव वनों को, या डी प्रवाल भित्तियों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्द्र भूमियों दलदली क्षेत्र होते हैं जिनमें आपकी समुद्री या गैर समुद्री ऐसा जल भराव जमा होता है जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो। और देखिए क्या कह रहे हैं कि आर्द्र भूमियाँ परितंत्र के पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करती हैं व जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करती है, इसलिए इसे प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। तो जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, आर्द्र भूमियों को प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये आपकी सूची फर्स्ट है एल्यूमिनियम कंपनी, और ये उनकी स्थिति है। ऑप्शन ए बालको रेणुकूट, बी नालको जेके नगर, सी हिंडालको दामनजोड़ी, एंड डी इंडालको कोरबा। तो हमें इसमें सही कोड मिलान करना है। देखिए, जो बालको है ये आपकी कोरबा में है। ठीक है, बची है आपकी नालको आपकी दामनजोड़ी में है। इसके बाद में हिंडालको आपकी जो है वो रेणुकूट में है, और इंडालको वो जेके नगर में है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कोड सही होगा। देखिए, यहाँ पर A4 एक ही ऑप्शन सही है, और वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने का निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था। ऑप्शन है जोत का छोटा आकार, बी पूंजी का अभाव, सी सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास, या डी संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर होगा सही। देखिए, हरित क्रांति से आज से 1966 में भारतीय कृषि में उन्नत बीजों के उपयोग से है, जिससे कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि संभव हो सकी। तो ये क्रांति सबसे पहले पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। ठीक है, किंतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका पर्याप्त प्रसार नहीं हो सका। इसके निम्न जो सही होगा वो हो जाएगा संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग की स्थापना, बी बंगाल विभाजन, थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, और फोर्थ सूरत में कांग्रेस का विभाजन। तो हम इनको सही सुमेलित करते हैं। देखिए, अगर ईयर से जाएंगे तो आपको पता चलेगा बंगाल विभाजन आपका 1905 के समय में होता है, इसकी घोषणा होती है। इसके बाद में सूरत में कांग्रेस का विभाजन भी याद है आपको। इसके बाद में 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। ठीक है, 1907 में सूरत का विभाजन होता है। ये तो इतना तो याद ही, ये तीनों तो बहुत अच्छे से याद हैं। रह गया रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो 1913 में मिलता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सुमेलित कर लेंगे। देखिए, सेकंड 1905, फर्स्ट 1906, फोर्थ 1907, और
3 1913, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर ईयर से जाएंगे ऐसे तो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को याद हो गया होगा, कंफर्म होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है कैलिफोर्निया यूएसए, बी साइबेरिया रूस, सी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और डी ढाका बांग्लादेश। मैंने आपको एक मैप के द्वारा अपने जो शॉर्ट्स नोट दिखाए थे तो मैंने बताया था कि भूमध्य सागरीय हो या ब्रिटिश तुल्य जलवायु हो, तो ऐसे ऐसे करके मैंने बताया था। अगर वैसे आपने याद किया होगा तो बहुत अच्छे से आप आंसर निकाल ले जाओगे। अब देखिए यहाँ हम जलवायु के प्रकार देखते हैं। साइबेरिया रूस में आपकी शीतोष्ण होती है, यहाँ पर शीत वाली जलवायु होती है, शीतोष्ण, क्योंकि वहाँ धूप की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है वैसे भी, तो वहाँ जलवायु यही वाली होती है। इसके बाद में पाई जाती है अगर आपकी जलवायु बांग्लादेश में, तो ये होती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। ढाका बांग्लादेश में, तो ये हो जाएगी आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, क्योंकि यहाँ पर तो धूप बहुत मात्रा में रहती है ना, अच्छी खासी, मानसूनी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ हो जाएगी उष्ण मरुभूमि। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यहाँ हो जाएगी उष्ण मरुभूमि। अगर आपको ये हिंदी में ना समझ में आ रहा हो तो इंग्लिश में मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और जो क्वेश्चन में पूछा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में किस क्षेत्र में, तो वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। ये हो गई भूमध्य सागरीय जलवायु, तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन तो दिया इंग्लिश में मगर आंसर उसका इंग्लिश में नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है। ऑप्शन है मायोग्लोबिन विकिरण चिकित्सा, बी कर्कट रोग प्रशीतक, सी सर्पगंधा ऑक्सीजन परिवहन, डी हीमोग्लोबिन पेशी कोशिका। तो इसमें सही कोड से आंसर निकालते हैं, क्या होगा, साइंस का है, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका मायोग्लोबिन होगा वो पेशी कोशिका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि A4 में हो जाएगा। कर्कट रोग आपका विकिरण चिकित्सा हो गया, कर्कट रोग है ये विकिरण चिकित्सा हो गया। सर्पगंधा की बात करें तो ये प्रशीतक हो गया, ठीक है, सर्पगंधा प्रशीतक। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरी बॉडी में। मैंने बताया था ना, जब दिल हमारा ऐसे पंप करता है तो हीमोग्लोबिन सारी बॉडी में परिवहन करता है, यानी कि दौड़ता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर निकल के आएगा, वो आएगा डी आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता। ऑप्शन है अमाशय में, बी पित्त में, सी यकृत में या डी अग्नाशय में। तो जो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यकृत में, और यकृत आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। ऑप्शन है मक्का की, बी गेहूं की, सी कपास की या डी धान की। देखिए नाम कितना अच्छा है, शक्तिमान। तो शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड मक्का की अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, ठीक है, मक्का की अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, मतलब इन्हें परिवर्तित करके बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन है STH हार्मोन, बी थायरॉक्सिन हार्मोन, सी पैराथायराइड हार्मोन या डी ADH हार्मोन, ठीक है। तो देखते हैं आंसर इसका। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है और इससे दो हार्मोन पैराथायराइड एवं कैल्सिटोनिन स्रावित होते हैं। पैराथायराइड हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जबकि जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। देखिए थोड़ी सी भाषा इसकी चेंज रहती है साइंस की, तो आराम से इसको पढ़ के समझिएगा जरूर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन है सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी लैक्टोज या डी माल्टोज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट सी, देखिए कार्बोहाइड्रेट आपका 1:3 की रेशियो में एक कार्बनिक पदार्थ है और शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की 50 to 70 मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, डाइसैकेराइड, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च।
तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्लूकोज। कह रहे हैं कि मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज आपका मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये सूची में विटामिन और ये उससे होने वाले रोग हैं। ऑप्शन है साइनोकोबालामिन रिकेट्स, बी कैल्सीफेरॉल एनीमिया, सी ऑप्शन है साइनोकोबालामिन रिकेट्स, बी कैल्सीफेरॉल एनीमिया, सी टोकोफेरॉल त्वचा का फटना, डी राइबोफ्लेविन जनन शक्ति में कमी। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा किससे सही सुमेलित है। साइनोकोबालामिन आपकी एनीमिया से संबंधित है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल की बात करें तो ये रिकेट्स से संबंधित होता है। टोकोफेरॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये जनन शक्ति में कमी से संबंधित होता है। और राइबोफ्लेविन हमारा त्वचा के फटने से संबंधित होता है। ठीक है, तो कूट को देख लेते हैं। यहाँ पर जो कूट हमारा बनेगा वो डी ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि यही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए पूना सार्वजनिक सभा, बी सत्यशोधक समाज, सी थर्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फोर्थ आर्य समाज। अब इनको हमें जिनका कब कालक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, इनका यानी कि कौन कब स्थापित हुए थे, किस सन में। ठीक है, चलिए देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो बात कर रहे हैं ये आपका 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित हुई थी। ठीक है, उसके जस्ट बाद आती है पूना सार्वजनिक सभा, ये 1867 में होती है, स्थापना इसकी होती है। ठीक है, 1867। तो अब इसके बाद में जो आपका होता है वो आता है सत्यशोधक समाज। आपको पता है ज्योतिबा बाई फूले जी ने, है ना, ज्योतिबा फूले, ये इन सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। हाँ, पूना सार्वजनिक सभा की NG रानाडे और सत्यशोधक समाज की 1873, ये आपको पता है ज्योतिबा फूले। लास्ट आता है आर्य समाज, इसकी 1875 में स्थापना होती है। अगर ईयर से जाएंगे तो निकल आएगा 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती, नाम नहीं भी याद है लेकिन अगर एक दो का ईयर याद है तो हम फिर निकाल ले जाएंगे आंसर। देखिए, सबसे पहले होता है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, थ्री आपका यहाँ पर है। फिर आता है 1867, फिर 1873 सेकेंड, और फोर्थ आता है 1875। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ, हाँ बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य है। ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। सेकेंड है मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश वग कहा जाता था। कूट है आपका, ऑप्शन है केवल सत्य, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो इसका आंसर देख लेते क्या सही होना चाहिए। देखिए, जो यहाँ पे ये बात हो रही है ना, तो कथन तो आपके दोनों कथन, यहाँ इन्होंने असत्य पूछा है, यहाँ पर दोनों कथन ही सत्य हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुका नामक दो भाइयों ने की थी, है ना। ये तो पता है कि विजयनगर साम्राज्य के वो इस्टेब्लिश कौन है, किसने इस्टेब्लिश किया। इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश वग कहा जाता था। तो असत्य कौन सा है, तो ना तो पहला सत्य, ना तो और ना ही दूसरा, दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1852 में स्थापित इनाम कमीशन का उद्देश्य था। ऑप्शन है शिक्षा विकास, बी अकाल निवारण, सी भूमि संबंधी विवेचना, या डी भारतीय सेना के भारतीयकरण पर विचार। इनाम कमीशन की बात हो रही है। लॉर्ड डलहौजी ने सन 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना था। तो सी हो जाएगा भूमि संबंधी विवेचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कि मौर्यकालीन साम्राज्य में राजकीय आय से संबंधित करों के संबंध में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। ऑप्शन है सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, बी बलि एक प्रकार का भू राजस्व, सी हिरण्य नगद कर, डी प्रणय निःशुल्क श्रम एवं बेगार। इसमें कह रही है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो मौर्य काल में जो आपातकालीन कर को प्रणय कहा जाता था, जबकि निःशुल्क श्रम में बेगार को विष्टि कहते थे। तो डी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर सही, आपका सही आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है बहराम जी मालाबारी द्वारा,
बी एस एस बंगाली द्वारा, सी राधाकांत देव द्वारा, या डी शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। सेवा सदन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इनकी जो स्थापना हुई थी वो बहराम जी माली द्वारा हुई थी। और हाँ, इसकी जो स्थापना की गई थी वो मुंबई में की गई थी, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई में की गई थी। और 1830 ईस्वी में राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा की स्थापना की गई। 1807 ईस्वी में देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। तो आपका सही आंसर तो A1 है, यानी ए है, बहराम जी मालीबारी द्वारा। लेकिन इसके तीनों के बारे में भी उन्होंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी बात हो रही है कि निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती। ऑप्शन है मालदोवा, बी हंगरी, सी रोमानिया, डी ऑस्ट्रिया। करंट के क्वेश्चन है 22 में खूब और अभी भी 23 में जारी है जंग, यूक्रेन का वॉर जारी है। मे बी के करंट में क्वेश्चन वो पूछ लें। तो यूक्रेन से नहीं लगती है ये पूछ रहे हैं। तो यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालदोवा इत्यादि देशों से लगती है। मालदोवा इत्यादि से लगती है, जबकि ऑस्ट्रिया से नहीं लगती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ऑप्शन है काराबुरान, बी सिराको, सी यामो, या डी फॉन। ठीक है, काराबुरान आपकी तरिम बेसिन मध्य एशिया में चलने वाली धूल भरी आंधी है। सिराको सहारा मरुस्थल के उत्तर की ओर भूमध्य सागर से बहने वाली गर्म शुष्क एवं रेत भरी पवन है। फॉन आपकी आल्प्स पर्वत के उत्तरी झील के सहारे बहने वाली पवन है। सी आंसर हो जाएगा यामो। ये जापान के बारे में बात हो रही है। और इन तीन के बारे में जो बात हुई उसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये केवल आरओ वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके बट पूछते हैं, और नहीं पूछते हैं तो आप पीवाईक्यू देख लो। लगभग 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करके आपको 4-5 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, मैंने देख के बताया है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 266, बी अनुच्छेद 264, सी अनुच्छेद 255, या डी अनुच्छेद 265। आंसर देखते हैं। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अतः कोई कर समुचित विधानमंडल द्वारा लगाया जा सकता है, ना कि कार्यपालिका या प्रशासकीय आदेश द्वारा। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 265, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता, बी पुलिस, सी विधि तथा व्यवस्था, या डी कारागार। अब वो जो सूचियाँ होती हैं संविधान में बताई जाती हैं, तो ये उसी से क्वेश्चन इन्होंने बनाया है कि कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। ठीक है, विषय क्योंकि बांटे गए हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता को समवर्ती सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पुलिस, विधि तथा व्यवस्था, कारागार राज्य सूची के विषय हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता, क्योंकि अभी दंड प्रक्रिया संहिता में बदलाव हुआ है ना, चेंज किए गए हैं ना। तो देखिए वो सेंटर लेवल पे ही किए गए, हालांकि राज्यों की मंजूरी रहती है, पर ये विषय समवर्ती सूची में है, ना तो राज्य सूची में है और ना ही केंद्र सूची में है, या उसमें कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, बी जैवमंडल आगार, सी वनस्पति उद्यान, या डी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, और स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आगार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया जाता है, जबकि वनस्पति उद्यान जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा वनस्पति विज्ञान, क्योंकि उन्होंने बोला कि सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ये है परियोजना और ये है इसके वर्ष। ऑप्शन है टाइगर परियोजना 1973, बी हाथी परियोजना 1992, सी गैंडा परियोजना 1987, या डी हिम तेंदुआ परियोजना 2010। अब इसमें से कौन सही नहीं है ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर सबसे पहले ये आप जान लो कि हिम तेंदुआ आपका 2010 में नहीं बल्कि 2009 में स्टार्ट किया गया था। ये परियोजना 2009 में लॉन्च हुई थी।
गैंडा भी परियोजना आपकी सही सुमेलित है। हाथी परियोजना 1992 और टाइगर परियोजना आपकी 1973 तो सही सुमेलित है ही। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिकी संसाधन केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी पश्चिम बंगाल में, सी कर्नाटक में, डी ओडिशा में। ठीक है, तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ओडिशा में राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही कि जैव विविधता अभिसमय किस एक सम्मेलन के अंतर्गत अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए पृथ्वी सम्मेलन 1992, बी स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन 1972, सी जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002 या डी कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009। ये सारी की सारी चीज़ों को याद कर लीजिए, इनसे खूब क्वेश्चन फंसाते हैं और ये हमें जब भी क्वेश्चन में अगर अच्छे से याद नहीं, थोड़ी कन्फ्यूजन है तो हमें लगता है कि ये भी सही होगा या ये सही होगा या ये सही होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीटेड है, आता है बहुत आता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं जैव विविधता अभिसमय CBD वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत प्रमुख समझौतों में से एक है। CBD पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका पृथ्वी सम्मेलन। अलग अलग नाम रहते हैं, बहुत कन्फ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से असत्य है। ऑप्शन ए यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। सेकेंड, यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है। थर्ड, भारत ने सन 1992 में इस पर हस्ताक्षर किया था। तो कूट दिए गए हैं हमें। ऑप्शन ए सेकेंड और थर्ड, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और थर्ड, डी केवल थर्ड। देखते हैं क्या इसमें सही होना चाहिए। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने हेतु तैयार किया गया था। इसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया जो वर्ष 1989 से प्रभावी हुआ। यह एक बाध्यकारी समझौता है। भारत ने सन 1992 में हस्ताक्षर किया था इस पर। तो बी आंसर हमारा केवल यहाँ पर सही है। यह एक इन्होंने असत्य पूछा, देखिए ध्यान नहीं रहता है, सॉरी इसमें से कौन सा एक असत्य है। तो यह एक गैर बाध्यकारी है, गलत, यह एक बाध्यकारी समझौता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल सेकंड हमारा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SDG गोल से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना शामिल है। ऑप्शन ए SDG 6 में, बी SDG 14 में, सी SDG 13 में या डी SDG 9 में। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई आपका SDG 13 यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल यहीं तक रखते हैं क्योंकि अभी शोर बहुत होने लगेगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। हम मिलते हैं इसके फाइनल पार्ट्स में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।